तो चलिए आज सफर करते हैं खुशवंत सिंह की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक और उनकी दादी के बीच के उस गहरे रिश्ते की पड़ताल है जो शब्दों से कहीं ज्यादा खामोशी में जिया गया। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। मतलब वो शायद कभी आकर्षक नहीं थी, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। बस इसी एक लाइन में लेखक ने अपनी दादी के किरदार का पूरा सार रख दिया है। एक ऐसी खूबसूरती जो जिस्मानी नहीं, रूहानी थी। तो सवाल ये उठता है कि खूबसूरती आखिर थी क्या? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि लेखक अपनी दादी को किस नज़र से देखते थे, उनके बाहरी रूप से लेकर उनकी आत्मा की गहराई तक। यहां देखिए दो तरह की सुंदरता का कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ उनका झुर्रियों से भरा चेहरा था, उम्र की वजह से झुकी हुई कमर थी जो उनके बुढ़ापे को दिखाती थी। पर दूसरी तरफ उनके होठों पर लगातार चलती हुई प्रार्थना, उनके बेदाग सफेद कपड़े और उनकी आत्मा की शांति, ये सब मिलकर एक अलग ही, एक आध्यात्मिक खूबसूरती बयां करते थे। लेखक उनकी इस शांति के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेरेनिटी। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां मन एकदम शांत हो, स्थिर हो, कोई हलचल न हो। वो अपनी दादी की तुलना बर्फ से ढके पहाड़ों से करते हैं, जैसे वो शुद्ध सफेद शांति का एक विस्तार हो। ये उनकी आत्मा की पवित्रता को दिखाता है। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां यह रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत था, यानी गांव के दिनों में। ये वो वक्त था जब उनका बंधन रोज की छोटी छोटी आदतों और रिवाजों से बुना हुआ था। जरा सोचिए, उनकी दिनचर्या कैसी थी? सुबह की शुरुआत ही होती थी दादी की प्रार्थनाओं की आवाज से। फिर दोनों साथ में मंदिर से जुड़े स्कूल जाते थे। वहां एक तरफ लेखक अक्षर ज्ञान सीखते, तो दूसरी तरफ दादी अंदर बैठकर धर्मग्रंथ पढ़ती थीं। और घर लौटते वक्त गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाना, ये छोटा सा काम उनके रोज का एक प्यारा सा रिवाज था जो उनके रिश्ते को और भी खास बनाता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब परिवार गांव से शहर चला जाता है। और यही वो मोड़ था जहां से उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आनी शुरू हो गईं। और ये दूरी देखिए, कोई एक दिन में नहीं आई, ये धीरे धीरे बढ़ी। पहला मोड़ था शहर आना। फिर जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उन्हें अपना अलग कमरा मिल गया, जिससे उनके बीच एक इमोशनल दूरी आ गई। और आखिर में पढ़ाई के लिए 5 साल विदेश जाना, जिसने उनके बीच एक बहुत बड़ी फिजिकल दूरी बना दी। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं थी, असली दूरी तो विचारों की थी, सोच की थी। अब दादी लेखक के अंग्रेजी स्कूल के होमवर्क में मदद नहीं कर पाती थी। उन्हें विज्ञान की बातें, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वहां ईश्वर की कोई बात ही नहीं होती थी। और संगीत सीखना, वो तो उनकी नज़र में शरीफ लोगों का काम ही नहीं था। और जब वो इन सब बातों से असहमत होती तो वो कुछ कहती नहीं थी, बस चुप हो जाती थी। और उनकी यही चुप्पी उनकी गहरी नाराजगी का सबूत थी। पर दादी ने हार नहीं मानी। अपने इस अकेलेपन में उन्होंने एक नया सहारा, एक नया रिश्ता ढूंढ लिया। अब वो हर दोपहर आंगन में सैकड़ों गौरैयों को दाना खिलाती थीं, और वही आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा पल बन गया। उन्होंने अपना सारा प्यार और दुलार अब इन बेजुबान पक्षियों पर लुटाना शुरू कर दिया था। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि जब प्यार शब्दों से परे हो तो उसे जाहिर कैसे किया जाए। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ ले जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है स्टेशन पर। जब लेखक पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे, दादी ने कोई भावना नहीं दिखाई। ना आंखों में आंसू थे, ना जुबान पर कोई शब्द। बस उन्होंने लेखक के माथे पर एक खामोश चुंबन दिया, और वो खामोश चुंबन ही उनके अनकहे प्यार, उनकी दुआओं का सबसे बड़ा प्रतीक था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक खामोश विदाई, जिसमें सुकून भी है और गम भी। इसमें लेखक की वापसी, दादी का अजीब सा जश्न, और फिर उनका शांति से दुनिया से चले जाना शामिल है। लेखक जब 5 साल बाद लौटे तो दादी ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। अपनी मौत से ठीक एक शाम पहले उन्होंने पहली बार प्रार्थना नहीं की, बल्कि उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और ढोलक बजाकर योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाए। शायद ये उनकी अपनी जिंदगी की यात्रा के पूरा होने का जश्न था। अपने आखिरी पलों में उन्होंने किसी से बात करने से भी मना कर दिया। वो बस अपनी आखिरी सांसें प्रार्थना में बिताना चाहती थीं। और फिर प्रार्थना करते करते ही उनके बेजान हाथों से माला छूटकर गिर गई। उनकी मौत उतनी ही शांत थी जितनी उनकी जिंदगी।
और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे ही सब लोग उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, हजारों गौरैया उनके कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं। वही गौरैया जो अब उनके सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? हजारों गौरैया थी, पर कोई चहचहाट नहीं थी, जरा भी नहीं। एकदम सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो वो पक्षी भी अपने दोस्त के जाने का शोक मना रहे थे। लेखक की मां ने सोचा कि शायद वो भूखी होंगी, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े तोड़कर डाले, पर किसी भी गौरैया ने एक टुकड़ा तक नहीं छुआ। ये इस बात का सबूत था कि वो वहां खाने के लिए नहीं आई थीं, वो शोक मनाने आई थीं। और जैसे ही दादी के शरीर को कमरे से बाहर ले जाया गया, वो सारी गौरैया चुपचाप उड़ गईं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही सब कुछ बयां कर देती है। अगर इस चैप्टर की ये पूरी समझ आपको अच्छी लगे हो, तो इस कोशिश को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, ये जानकारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी दूसरे छात्र की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है।